परेशानी को पार करने के लिए सभी पार्टियां जो तरह तरह के वादे करती रहती हैं, उसमें एक सबसे बड़ा वादा होता है बेरोजगारी का, कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन ये किस हद तक जमीनी स्तर पर सत्य है, इसी के विषय में आज चर्चा होनी है, क्योंकि कल जो तस्वीरें हमने पीटी यूपी ट्रिपल एससी में पीटी परीक्षा को लेकर देखी, बड़ी ही अजीब तस्वीरें थी। क्योंकि जब भी अक्सर ऐसी परीक्षाएं आती हैं तो छात्रों को परीक्षा के लिए बहुत तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन जब छात्र उस परीक्षा को देने जाते हैं, उनके सेंटर जो रहते हैं वो उनकी जगहों से बहुत दूर रहते हैं, जिसमें छात्रों को बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महिलाएं जो रहती हैं उनको बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी हमारे साथ तत्काल में जुड़े हैं नीलकंठ मणि पुजारी जी, जो कि शिक्षाविद हैं और एक सोशल वर्कर है। हमारे साथ इस टाइम समय जुड़े हुए हैं शैलेंद्र तिवारी, जो प्रवक्ता है कांग्रेस की तरफ से, और राजीव गांधी पंचायती राज के चेयरमैन भी हैं। तो और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से कुछ ही देर में राष्ट्रीय महासचिव युवजन सभा प्रदीप यादव जी भी जुड़ेंगे। हमारे साथ राघवेंद्र त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि अध्यक्ष है ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी और पेशे से एक पत्रकार भी हैं। जी सभी को मेरा नमस्कार। पहले नमस्कार। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं पक्ष जानना चाहूंगा नीलकंठ जी का। भाई साहब, आप एक शिक्षाविद भी हैं और आप बच्चों की शिक्षा को लेकर आप हमेशा से अच्छी तरीके से काम करते रहते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा, कल की जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसको देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो सरकारी वादे रहते हैं वो हर बार ऐसे रहते हैं कि युवाओं को रोजगार, लेकिन जब युवा रोजगार लेने जाते हैं तब इस तरह की समस्याओं का सामना, क्योंकि ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को रख दिया गया था। हालांकि रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनें तो शुरू की, लेकिन उसके बाद भी छात्रों को बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी, बिल्कुल सही बात है। हर बार जब भी कुछ ऐसी परीक्षाएं होती हैं तो छात्रों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि पूरे प्रदेश स्तर की एक बड़ी परीक्षा होती है या फिर राष्ट्रीय स्तर की कोई बड़ी परीक्षा होती है, चाहे वो एनटीए कराए, चाहे यूपी ट्रिपल एससी कराए, यूपीएसएससी कराए। लेकिन हर बार ये ऐसी खबरें अलग प्रकार की आती रहती हैं। कभी इतना पैदल चलना पड़ रहा है, कभी सेंटर नहीं मिला, कभी परीक्षा छूट गई छात्र की। ट्रेनों में अब बहुत सारे लड़ाई झगड़े, कंडक्टर्स और अलग अलग तरीके की अव्यवस्थाओं की सूचना मिलती है। सेंटर पर रोल नंबर नहीं मिलता, यहाँ तक की समस्या पता चलती है। तो उसमें मेरा जो व्यक्तिगत तौर पे मत है, क्योंकि शिक्षा व्यवसाय से ही जुड़ा हुआ हूँ, एक शिक्षक हूँ, साथ में एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, तो सीधा सीधा मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा जो आकलन है वो ये है कि इसमें दोनों पक्षों की कहीं ना कहीं भूमिका रहती है कि छात्र अति उत्साह में रहते हैं और सारा का सारा दोष सरकार और प्रशासन को देते हैं कि भाई वो नहीं कर पाए। और जो शासन है, शासन कहीं ना कहीं एक अपनी सीमाओं में बंधा हुआ है। वो ना चाहते हुए भी वो उन सारी घटनाओं को आमंत्रित कर बैठता है। स्पेशल बसें भी उसने चलाई, स्पेशल ट्रेन चलाई, इतने सारे परीक्षा केंद्र बनाए, उसके बाद भी क्यों अव्यवस्था हुई इसकी वजह शासन नहीं पता कर पाता। और कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है, आपसे एक बात जी आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी समस्या रहती है, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो हमारे साथ प्रदीप यादव जी भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप यादव जी नमस्कार, जो कि राष्ट्रीय युवजन सभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। तो मेरा विषय ये था कि मैं एक उदाहरण के तौर पे, किसी विभाग में 1000 वैकेंसी होती है और उसमें जो बेरोजगार युवा रहते हैं वो लाखों की संख्या में फॉर्म भरते हैं। तो ये बात तो आयोग को पहले से पता रहती है कि अगर इस संख्या में फॉर्म भरे गए हैं तो जो छात्र हैं उनको आने जाने में तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो उस पहले से ऐसी व्यवस्था आयोग भी नहीं करता, सरकार भी नहीं करती है, ये हर बार का है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी जैसा कहा ना कि सरकार कोशिश करती है, सरकार इतने सारे परीक्षा केंद्र बनाती है, इतने सारे परीक्षा के लिए कक्ष निरीक्षक अपॉइंट होते हैं, पर्यवेक्षक अपॉइंट होते हैं, जिला प्रशासन भी उसमें रहता है। सब कुछ शामिल होने के बाद भी अतिरिक्त बसें चलाई जाती है, ट्रेनें चलाई जाती है, निःशुल्क सुविधाएं देने के लिए भी कहा जाता है, लेकिन अंततः वो सब ध्वस्त हो जाता है। और परीक्षा की शुरुआत होने तक ये खबरें आने लग जाती हैं कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन फेल था परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने में। और छात्र अलग अलग प्रकार की समस्याओं को झेलते हुए, कई छात्रों की परीक्षा छूटती है, कई छात्रों का कहीं ना कहीं अनावश्यक खर्च होता है, स्वास्थ्य की समस्याएं भी आती हैं लौटने के बाद।
कई जी। सारे स्वयंसेवी संगठन भी उस चीज में लग जाते हैं कि हम इसको कहीं ना कहीं सहयोग करें ऐसे छात्रों का। मैं लेकिन इसी बात को लेकर छात्रों का मैं, जी, इस बात को, अहिंसा और शासन प्रशासन की जो कहीं ना कहीं नाकामी है, ये दोनों ही म्यूचुअल तौर पे जिम्मेदार हैं, ये मेरा मत है। क्योंकि जी, अति उत्साह छात्रों का रहता है, वो कहीं ना कहीं शासन को ही इस चीज के लिए पूरा जिम्मेदार मानता है, और जो सूचनाएं निर्देश दिए गए उन सूचनाओं और निर्देशों का पालन ठीक प्रकार से ना करने की वजह से समस्याएं पैदा होती हैं। जी, 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 जी। शैलेंद्र तिवारी जी, मैं आपका मत जानना पड़ूंगा, इसमें किसकी लापरवाही है, किसकी फेलियर आप कहेंगे कि इस तरह का हुजूम जो कि रास्ते में लोगों के बीच आया और उसको प्रशासन को संभालने के लिए बहुत तरह की व्यवस्थाएं अचानक से करनी पड़ी, क्योंकि ये परीक्षा का जो डेट समय था वो तो पहले से दे दिया गया था, सारी चीजें रही, लेकिन मुख्य रूप से जब बच्चे स्टेशन पे आए, आपने बसों में भी उनको जगह नहीं मिल रही थी, कई छात्राएं ऐसी थीं जिनको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। मुझे मेरी कई छात्राओं से बात भी हुई कि जब वो इस पूरी ट्रेनों में जा रही थी तो उनके साथ छेड़छाड़, ऐसी कई अन्य समस्याएं। एसी कोच जो थे उसके अंदर भी बच्चे बिना रिजर्वेशन के एक मतलब अलग ही तरीके से भरे हुए थे। आपका क्या मत है इस पे, मैं जानना चाहूंगा। देखिए, हमारे शिक्षाविद अभी जो बता रहे थे, थोड़ा सा मैं उनसे डिफर हूँ। जी, मसला ये है कि बच्चे तो ऑल ओवर बच्चे ही हैं, जी, उसमें गार्जियन की भूमिका में सरकार है, और सरकार जो जी, है वो गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रही है। अभी हमारे एक सांसद जी हैं, आपके विभूषण शरण सिंह जी, मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, जी, जी, उन्होंने एक जी, बात कही कि उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसी व्यवस्था, ऐसी लापरवाही बाढ़ को लेकर कहीं नहीं देखी। तो जी, उसी को मैं जोड़ते हुए एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की होती है। परीक्षा कंडक्ट जो है वो सरकार कराती है, परीक्षा देने परीक्षार्थी जाता है। जैसा कि अभी बता रहे थे जी, कि उसमें तमाम व्यवस्थाएं सरकार करती है, सरकार फ्री बस सेवा करती है, तमाम चीजें करती है। देखिए, मेरा अपना मानना है, आप फ्री बस सेवा मत करिए, आप जी, सुव्यवस्थित चीजों को करिए। जिसको जाना होगा वो जाएगा, जिसको नहीं जाना होगा वो नहीं जाएगा। लेकिन व्यवस्था कहीं कुछ है नहीं, सूत का कपास लट्ठी में लट्ठा वाला हिसाब किताब हो जाता है। जिम्मेदारी जी, जो जी, मतलब महत्वपूर्ण रूप से जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए सरकार को, तैयारी करनी चाहिए, वो तैयारी कहीं होती नहीं है। तमाम चीजें ऐसी होती हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की और सरकार के हित कर रहे लोग होते हैं। जन सरोकार से जो जिनको जुड़ना चाहिए, वो लोग कहीं ना कहीं जी, इससे डिनाई करते हैं। जो अधिकारी होता है इस लेवल पे, वो अधिकारी क्या कभी जी, समाज सेवियों को जोड़ता है, या कभी किसी क्षेत्र के प्रतिनिधि को जोड़ता है, या कभी किसी अधिकारी को जोड़ता है, या कभी किसी समाज के उस व्यक्ति को जोड़ता है। मैं तो कह रहा हूँ कि सामने हमारे शिक्षाविद बैठे हैं, कभी तैयारी के मामले में इनको बुलाया गया होगा, भाई ये तैयारी है, आप इस लेवल पे मदद कर दीजिए, सरकार ने ये व्यवस्थाएं की हैं, आप इसमें सहयोग कर दीजिए। मेरा कुल मिलाकर कहना है, कंसल्ट ये है कि सरकार जिसकी जिम्मेदारी है परीक्षा को कंडक्ट कराना, देखिए, नहीं नहीं शैलेंद्र जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सरकार, हर सरकारें में, आपकी भी सरकार कभी उत्तर प्रदेश में रही है, हमारे साथ प्रदीप जी बैठे हैं, उनकी भी सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, मेरी बात को पूरा होने दीजिएगा कि जब सरकार तो आदेश देती है, क्या इसमें अधिकारियों की लापरवाही को आप किस हद तक मानते हैं कि हर सरकार में अधिकारी लापरवाही करते हैं? सरकार तो बहुत तरह तरह के वादे और आदेश करती है। देखिए एक बात समझिए, जब घुड़सवार अच्छा होगा तो घोड़ा अपने आप अच्छा दौड़ेगा, घुड़सवार जी, लापरवाह होगा तो घोड़ा तो अपने आप खाई में जाएगा। तो कुल मिलाकर जी, के घुड़सवार की जिम्मेदारी ज्यादा अच्छी होती है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी सरकार हो या जी, तेरी सरकार हो, यानी जी, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, सरकार सरकार होती है। उसमें बच्चे जो होते हैं वो किसी वर्ग के, किसी पक्ष के, किसी पक्ष के, किसी विपक्ष या पक्ष के नहीं होते हैं, वो जनता के जी, समक्ष होते हैं। और जनता जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है। मेरा कहने का मतलब ये जी, है, जी, पूरी तरह से, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, किसी की भी सरकार रही हो, उनको अपने नियम कानून बदलने चाहिए। तैयारी व्यवस्थाओं में जनप्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए। नहीं जनप्रतिनिधि मिल रहे हैं, समाज सेवियों को शामिल करना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन अधिकारी जो मैं, करप्शन करते हैं, इसकी वजह से जी, वो लोकल प्रतिनिधि को या लोकल किसी भी जो है सामाजिक सरोकार रखने वाले व्यक्ति को नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि तमाम सारी व्यवस्थाएं वो उसमें करप्शन फैलाते हैं।
1 रुपए की व्यवस्था मतलब में। शैलेंद्र तिवारी जी के कहने के अनुसार सभी जो पार्टियां हैं उनके जो नेता हैं अक्सर लापरवाही कर जाते हैं, उसमें आपकी भी सरकार शामिल है। शैलेंद्र जी, मैं आपके बाद अब प्रदीप यादव जी का पक्ष लेना चाहूंगा। प्रदीप यादव जी, कल की जो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी सोशल मीडिया के माध्यम से, आपकी क्या इस पे राय है, क्या मत है इस पर? क्योंकि आपकी भी सरकार में ऐसी बहुत लापरवाहियां रही हैं जब जब तक वो प्रदेश में रही है। जी जी जी, देखिए जी कहीं न कहीं इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार किसी की भी जी हो, सपा को, बसपा को या कांग्रेस की हो। आपने जी देखा होगा मीडिया के माध्यम से किस तरह से रेल में ट्रेन में कैसे वहां भर के जा रहे हैं ये जी अभ्यर्थी। अगर कोई घटना हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? 37 लाख अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड जारी हुए हैं। 37 ऐसी लाख से ज्यादा सरकार रहे कोई हैं। व्यवस्था नहीं थी जी जो उन्हें सेंटर तक पहुंचा लेती। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन्होंने कुछ देखा ही नहीं और सेंटर बहुत दूर दूर बना दिए हैं। लगभग लखनऊ का स्टूडेंट फर्रुखाबाद से लेकर एटा तक उसे बना दिया है, जिसकी 200 किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस है। सरकार को चाहिए जी था, परीक्षा भी कराई है तो सेंटर उनके गृह जनपद या उसके नियरेस्ट बनाने चाहिए थे। सबसे ज्यादा तो इन्हीं की लापरवाही सामने आई हुई है, जिसमें से जी 25 साल भर पकड़े गए हो। उन्हें तो पकड़ लिया हाँ, गया, लेकिन मैं समझता हूं उसमें हजारों साल भर परीक्षा में शामिल हुए जिसे सरकार ने नहीं पकड़ पाया है। ये सरकार की नाकामी है। ये सॉल्वर गैंग की तो एक सबसे बड़ी बात आई थी इस समय। आपका जो पिछला यूपीएसआई वाले पेपर हुए थे उसमें तो पूरी की पूरी बहुत बड़ी एक एसआईटी जांच को बैठालना पड़ा, जिसकी वजह से अभी समस्याएं चल रही हैं। तो इसमें देखिए ये समस्या तो मुख्य रूप से बेरोजगारी की वजह से, ये युवा है इनको बेरोजगार कहते हैं। आपकी नजर में बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? बेरोजगार मतलब आज की डेट में मैं देखता हूं कि युवा का एक होता है कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी। तो ये हर सरकार में वो सरकारी ही नौकरी मांगते हैं। क्या आपको लगता है कि युवाओं को हर सरकार में सरकारी नौकरी मिल पाएगी? देखिए, सरकार को चाहिए, सरकारी अगर नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो एक्सपोर्ट जी इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में अपने देश जी में संभावनाएं बढ़ाई जाएं। और जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, मैं समझता हूं इनका रोजगार देने, नौकरी देने कोई भी मकसद नहीं है। और आपने अभी देखा होगा जब कांवड़ जी यात्रा हुई थी तो उसमें जी आईएएस पीसीएस फूल बरसा रहे थे। जब आज जी 37 लाख पीटी की परीक्षा में अभ्यर्थी जा रहे हैं तो उन्हें जी पहुंचाने के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो जी ये धार्मिक प्रवृत्ति में जोड़कर छात्रों को रोजगार से दूर रखना चाह रहे हैं। नीलकंठ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बताइए। क्योंकि ये मुझे लगता है हम लोग विषय को धर्म की तरफ ना ले जाएं। शिक्षा और परीक्षा की बात है, रोजगार की बात है। और शासन प्रशासन को मैंने खुद देखा है, हमारे यहाँ भी सेंटर्स बनते हैं कई सारे विद्यालयों में, वहां पे शासन प्रशासन चौराहों पर खड़े मिला है कि बच्चों को गाड़ियां मिल जाएं, ई रिक्शे मिल जाएं, सेंटर तक पहुंच जाएं। तो इसको उस तरफ ना ले जाकर केवल हम लोग इतनी ही बात करें कि रोजगार और परीक्षा का उसमें व्यवस्थाएं क्या रही, शासन की कमियां क्या रही, हम लोग इतनी ही बात करें। क्योंकि ये भी अक्सर मैंने देखा है जब भी किसी भी जगह, जी जब भी कहीं डिबेट होती है, जब ऐसा विषय उठता है तो जब भाजपा के ऊपर आरोप लगाया जाता है तो उसको धर्म से जरूर जोड़ दिया जाता है। ये तो मैंने अक्सर हर चैनल की डिबेट में भी देखा है। राघवेंद्र जी, मैं आपसे पक्ष आपका जानना चाहूंगा, आपका क्या मत है इन सब चीजों पे, ये बढ़ती बेरोजगारी और ये जो पूरी परीक्षा में अव्यवस्था रही है, उस पर आपका क्या मत है? देखिए, कोई भी परीक्षा हो, अगर 37 लाख की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो उसे संभालना वाकई मुश्किल काम है। एक बात सबसे पहले तो ये उठती है कि इस तरह की परीक्षाओं का औचित्य क्या है। आप पीटी की परीक्षा प्रतिवर्ष कराते हैं, 37 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, उन बच्चों का भविष्य क्या है? इस साल जिस बच्चे ने टॉप किया, क्या वो अगले साल फेल हो जाएगा? ऐसी परीक्षाओं में भीड़ बनाने
के पीछे जो निहित स्वार्थ है वो शासन की जो कार्यशैली है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। जी जी। कोई भी परीक्षा हो, जब हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। जब पॉपुलेशन ज्यादा है, युवाओं की संख्या ज्यादा होगी, युवा ज्यादा हैं तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार भी चाहिए होगा। हम स्वरोजगार की बात तो करते हैं, लेकिन स्वरोजगार के क्षेत्र में हम रोजगार कितना दे पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि आपने कह दिया ठीक है 50,000 रुपए लीजिए और पान की दुकान खोल लीजिए। इस तरह की बातों से पढ़े लिखे युवाओं को भ्रमित नहीं किया जा सकता है। इस सरकार ने क्या किया कि एक लॉलीपॉप दिखा दिया कि हम पीईटी करा रहे हैं, प्रतिवर्ष टीईटी करा रहे हैं, टीईटी पीईटी करके उनके सर्टिफिकेट लेके घर में बैठो। ये तो कोचिंग सेंटर वालों का व्यापार बढ़ाने के बराबर का है काम है। कोचिंग सेंटर वालों का व्यापार बढ़ रहा है इससे तो। हाँ नहीं, अवनीश जी आपकी बात सही है कि इससे कोचिंग सेंटर, हम कोचिंग सेंटर को बीच में क्यों घसीटते हैं, जब सरकार की मंशा हमें साफ साफ दिख रही है कि जितने ज्यादा एस्पिरेंट होंगे, जितने ज्यादा एप्लीकेंट्स होंगे, उतनी मोटी उनको फीस मिलेगी और उसके बाद में उनका मुंह बंद हो जाएगा। हमने पीईटी तो कराई है, पीईटी करा के और आप लोग देखिए हम धीरे धीरे जगह लाते हैं। आप देखिए जितने बच्चे पीईटी जैसी परीक्षाओं में अपीयर हो रहे हैं, क्या उसके अनुपात में आप रोजगार सृजन कर पा रहे हैं? अगर आप सरकारी क्षेत्र में उतना रोजगार सृजन नहीं कर सकते तो ये दुनिया का जो ढकोसला है उसको बंद कर दीजिए। आप इस तरह का ढकोसला करते रहेंगे और ये युवा है इसी तरीके से भटकता रहेगा। सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी ट्रेन में आप लटक के जाइए। न ये सपा चाहती थी, न ये बसपा चाहती होगी, न भाजपा चाहती होगी और न कांग्रेस चाहती होगी। मतलब कोई भी हम, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही है। ये अधिकारियों की भी लापरवाही नहीं है। अधिकारी क्या है? अभी पूर्व वक्ता शायद कांग्रेस के जो प्रवक्ता महोदय द्विवेदी जी और ध्यान दिला रहे थे, इसमें सरकारों की भूमिका नहीं है, अधिकारियों की भूमिका नहीं है। अधिकारी क्या है? अधिकारियों की लगाम किसी और के हाथ में है। अधिकारी को जो निर्देश मिलते हैं उनका पालन करते हैं वो। नीलकंठ जी भी कह रहे थे कि अधिकारी सड़क पे खड़े होकर पुलिस का जो एसआई हो क्या कर सकता है? वो सिर्फ रास्ता ही तो बता सकता है। जी वो रास्ता बता देगा, भैया आप इधर नहीं, आप इधर चले जाइए। इससे ज्यादा वो क्या कर सकता है? मुझे भी कुछ टाइम दिया जाए कुछ बोलने के लिए। जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी, स्थितियां हैं इस तरह की परीक्षाओं को देखते हुए सबसे पहले तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो हम परीक्षाएं करा रहे हैं इससे हमें हासिल क्या हो रहा है? क्या हम सिर्फ सरकारी शिगुफे छेड़ रहे हैं, हमारी सरकार बनी रहे, युवाओं को हम लुभाते रहें, और ये लोक लुभावन जो योजना जिनके बाद रेवड़ी कह के जो बात कही जा रही है, ये भी तो रेवड़ी है। जी, बेरोजगारी भत्ता नाम की भी एक बड़ी रेवड़ी मार्केट में आजकल चली है। मैं आपको थोड़ा सा आपके बाद आना चाहूंगा प्रदीप यादव जी के पास, क्योंकि बेरोजगारी के नाम से जो भत्ता दिया जाता है उसमें कहा जाता है करके एमए बीए पास बन गए बेरोजगारी भत्ता के दास। जी बताइए शैलेंद्र जी, कुछ कहना चाह रहे थे। जी बताइए शैलेंद्र जी। जी, राघवेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इस तरह की परीक्षाओं का औचित्य क्या है? औचित्य सिर्फ एक है, छात्रों से पैसा वसूलना, और कोई औचित्य नहीं है इसका, क्योंकि रिजल्ट तो कोई आना नहीं है। कहीं पर्चा लीक है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। और नीलकंठ जी जो है वो एक व्यवस्था में शामिल है, तो वो किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर सकते हैं, उनकी बात भी जायज है। जी लेकिन हम किसी व्यवस्था में शामिल नहीं, हम छात्र की बात करेंगे, हम लाख लपेट नहीं कर सकते। हमने आपको बताया कि छात्रों से वसूली का एक नया तरीका इन्होंने उठा लिया है। और छात्र क्यों, इसमें अभिभावक देते हैं, छात्र के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो अभिभावक से वसूली हो रही है। कुल मिलाकर के मध्यम वर्ग बेड़ा गर्ग, अब आप समझ लीजिए। जी नीलकंठ जी आपके ऊपर, जी आपके ऊपर आना चाह रहा था मैं। बताइए बोलिए। बिल्कुल, एक व्यवस्था में बंधा हुआ हूँ, एक शिक्षा व्यवसाय से हूँ, तो अलग अलग जिम्मेदारियां भी रहती हैं और जवाबदेही भी रहती है। लेकिन मैं फिर भी अपना पक्ष रखना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए शामिल हो रहा था उसने निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना किया है। प्रवेश पत्र में भी गड़बड़ियां मिली हैं, सेंटर पर रोल नंबर नहीं मिला है। इसमें मैं शासन और केवल व्यवस्था को जिम्मेदारी नहीं दे सकता कि सीधे उनको देश देकर अपना छुटकारा पा लें। कहीं वो व्यक्ति, वो जिस सेंटर को जिम्मेदार ठहराया गया, वो सेंटर तो जिम्मेदारी है उस चीज की, वो सेंटर उस चीज की व्यवस्था देखिए। जी भाई एक बात
जी जी शैलेंद्र जी बताइए। आप इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप जो सिस्टम को देखते होंगे उसे नीचे से लेकर ऊपर तक फॉलो करते होंगे। तो सरकार का वही काम है, निचले स्तर से अपर हैंड तक उसको नजर बना के सहमत रखना। हूँ। लेकिन सरकार क्या करती है मालूम आपको? सरकार चिमटी से छूती है इस सब कामों को, जैसे लगता है कि हमें छूट है। ये जब चिमटे से छुएगी तो हाथ भी जलेगा नहीं। ये समस्या है। ये जो काम है ये बहुत बहुत, आपको बताएं, ये आज की तारीख में मतदाता का कार्ड उसने ऑनलाइन 20 बार बनवाया, आज तक सरकार दे ना पाई। जबकि इस काम के लिए उन्होंने बीएलओ नियुक्त कर रखा है, सुपरवाइजर नियुक्त कर रखा है, इससे बाद इसके पीछे एक आदमी नियुक्त कर रखा है, बकायदा एक ऑफिस बना रखा है, उस ऑफिस के पीछे लाखों रुपए महीने की खर्चा हो रहा है। बावजूद उसके आज भी प्रवेश पत्र तो एक समय के लिए परीक्षा होती है, एक विभाग बना है, लेकिन ये जो निर्वाचन आयोग है ये परमानेंट आजकल काम कर रहा है और उसका एक दफ्तर है, ये वो नहीं दे पा रहे हैं। गैर जिम्मेदाराना ये बात है। मेरा सवाल इस पर है, सवालिया निशान इस बात पे है कि किसी व्यवस्था को आप बना रहे हैं तो उस पर जिम्मेदारी उसी की होगी जो उस व्यवस्था को बना रहा है। बस। नीलकंठ जी जवाब दीजिए आप शैलेंद्र जी की बात का। बिल्कुल नहीं, इस बात से तो मैं सहमत हूँ, लेकिन फिर मुद्दे पे आऊंगा क्योंकि आपकी डिबेट जो विषय था वो रोजगार और पीटी परीक्षा था। तो पीटी परीक्षा की व्यवस्था है, निश्चित तौर पे पीटी पर जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि पीटी क्यों कराई गई, जबकि पहले से इतनी सारी परीक्षाएं प्रचलन में हैं, इतनी सारी परीक्षाओं पर ऑलरेडी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के कैंडिडेट्स हमारे पास अवेलेबल है जिनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। तो फिर एक अतिरिक्त परीक्षा देकर भ्रमित करने की कौन सी बात आ गई? ये कुल मिलाकर उनको एक माया जाल में फंसा कर रखना ताकि अलग अलग परीक्षाओं में बिजी रहें और अपनी बात सरकार से ना कह सकें। और वहाँ प्रदीप जी की बात से भी इस बात में सहमत हूँ कि रोजगार के अवसर पे हम लोग नहीं बात करते कि किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बनाई जाए, नया नया रोजगार का अवसर पैदा किया जाए। गवर्नमेंट जॉब्स एक्चुअली नहीं मिल सकती सभी को हम गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दे सकते, तो प्राइवेट सेक्टर में या फिर अलग अलग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी हम कैसे उन युवाओं को डाइवर्ट कर सकते हैं, उनको उस तरफ लगा सकते हैं, इस पे सरकार को फोकस करना चाहिए, ना कि नई नई सरकार करना चाहिए। शासन नहीं, नीलकंठ जी मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा उस बात से, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि शासन ने जितनी उसकी हद है उस हद तक पूरा व्यवस्था देने की कोशिश करिए। फेलियर दोनों तरफ से है, मैं पहले से अपनी जो बात थी उस पर अभी भी स्टैंड दे रहा हूं। दोनों तरफ से ये तो अति उत्साह में, गार्जियन भी अति उत्साह में, रोड पर चौराहों पर जो कुछ देखने को मिल रहा उसमें उनकी अति उत्साह, अलग अलग वीडियोस भी आए। अनावश्यक जो आरोप प्रत्यारोप है छोटी छोटी चीजों का, भाई उसमें स्वयं की जिम्मेदारी भी तो मांगनी चाहिए ना, कि आपने एडमिट कार्ड के निर्देश ठीक से नहीं पढ़े, आपने सेंटर की इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली नहीं पढ़े, तो आपके साथ अगर कुछ कार्रवाई हुई तो फिर आप नहीं पहुंच पाए वहां पर। आपने मैंने अभी क्यों नहीं तैयारी? कल शाम को मैंने सोशल मीडिया पर एक और चीज देखी थी। भाजपा समर्थित कोई पेज है जिसपे इस चीज का खंडन किया। उसने ये लिखा कि मुंबई मेट्रो की तस्वीरें दिखाकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब वो अपनी सफाई में ये कहना चाह रहे थे कि ये जो कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही है कुछ अन्य जिलों की है, मुंबई मेट्रो की है। तो इस पर आपका क्या कहना है कि मतलब ये जो समर्थित पेज होते हैं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है, आरोपों की राजनीति मैं कहता हूं इसको, क्योंकि जब तक पक्ष और विपक्ष नहीं रहेगा तब तक पक्ष सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि विपक्ष आरोप लगाएगा तभी पक्ष उसका खंडन करेगा। तो इस पर पक्ष रखने के लिए तो मुझे लग रहा है अपने पास पैनल में कोई है नहीं कि भाजपा का पक्ष रख सके। जी भाजपा के लोग आजकल बहुत ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं। जी जी शैलेंद्र जी बताइए, मैं उसका प्रदीप जी पे आना चाहूंगा। जी देखिए ऐसा है ना, ये जब भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में तर्क नहीं कर रही है, कुतर्क कर रही है। इससे आप जब कहिए कि भैया महंगा 1100 का सिलेंडर हो गया है, तो वो कहती है कि राशन फ्री मिल रहा है इसलिए महंगा है। अरे भाई राशन फ्री मिल रहा है तो राशन पूरा अगर टोटल पैसा ले लोगे तो 200, 250, 300 का होगा। नहीं शैलेंद्र जी इस बात पे आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। फ्री के वादे तो सभी सरकारें कर रही हैं, ये फ्री का पैसा आएगा कहां से? आपकी भी सरकार ने स्कूटी और बहुत तरह की। जी जी एक सेकंड, अच्छा बताइए, बोलिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि सरकार ये कहती है कि हमने फ्री दिया है, ठीक है, अच्छी बात है, फ्री देना चाहिए, कोई अपने घर से दे नहीं रहे, जनता का ही पैसा है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने कोई व्यवस्था बनाई है तो आपके जो कुतर्क करने वाले जो पेज, इनकी पेज की आप बात कर रहे हैं, वो कुतर्क करते हैं कि फ्री दे रहे हैं इसलिए महंगा है। अरे फ्री दे रहे हैं, अगर 300 रुपए है, 250 रुपए है और आपका सिलेंडर 1100 रुपए हो गया है, आप विषय से
ये विषय रोजगार और परीक्षा से हटके जा रहा है सर। मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, थोड़ा सा उदाहरण तो देना ही पड़ता है, कम से कम नेट जी जी बात करेंगे जी तो जी मैं जी 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 अगर आपको कोई बात रखनी है, आप कुछ कहना चाहते हैं, मैं शिक्षा पे ही बात कर रहा हूँ। शिक्षा की व्यवस्था ये है कि लखनऊ का एक स्कूल है, बहुत प्रतिष्ठित स्कूल है, और उसका संचालन जो है लगभग 28-29 ब्रांचें हैं, एक भी बच्चा उनके यहाँ आरटीई का नहीं पढ़ता है। कौन जिम्मेदार है? एक बच्चा नहीं उनके यहाँ आरटीई का, राइट टू एजुकेशन का एक बच्चा नहीं लेते हो। और जिन जिन स्कूलों में राइट टू एजुकेशन का बच्चा है भी, उसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है जरा स्कूल में जाकर देख लीजिए। वो अपने आप को सौतेला समझता है स्कूल में, इतना गंदा घटिया व्यवहार हो रहा है, इस तरह का अंदाज। तो ये गलत चीज है। मेरा कहने का मतलब ये है, आप मैं नेट टू नेट बात करता हूँ। अब आप आ जाइए शिक्षा पे, जितनी चीजें हैं, जैसे इन्होंने कहा कि लोग चौराहों पे आकर के व्यवस्था देखते हैं, करते हैं। पुलिस का इंतजाम जो है वो होता है लपटाने में। कभी किसी चौराहे पे खड़ा होकर कोई अधिकारी कहता है कि बेटा यहाँ रुक जाओ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर पे जाकर तो पता है कि बच्चे आएंगे, परीक्षार्थी 1 घंटा पहले यहाँ रुकेंगे, कहीं कोई व्यवस्था है? माँ बाप बच्चे को लेकर जाते हैं, माँ बाप कस खा के गिर जाते हैं, कौन देखता है? रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है? अब गार्जियन जिम्मेदार है इसके लिए। 37 लाख जी जी 37 लाख पर लोगों को कराई है, आप जो है उसमें कम से कम 10 लाख लोगों को, 5 लाख लोगों को तो रिपीट नहीं कर रहे हैं। मतलब आपके अनुसार ये पूरी की पूरी गलती जो है भाजपा की रही है। प्रदीप जी, आपका क्या पक्ष है इस पे, मैं जानना चाहूंगा। नहीं, भाजपा की नहीं, भाजपा थोड़ा, भाजपा बेचारे कार्यकर्ता क्या करें, जो बेचारे जिंदाबाद भी कर रहे हैं, मुर्दाबाद भी करेंगे बाद थोड़ी देर बाद। जिम्मेदारी तो सरकार है। जी जी, मतलब सरकार तो भाजपा की ही है ना, मतलब आपका सीधे तो टारगेट भाजपा ही। सरकार जनता की है, सरकार जनता की, भाजपा की मिलेगा तो सवाल हम सरकार से करेंगे। मतलब आप नहीं प्रदीप जी 2 मिनट चाहूंगा। मतलब शैलेंद्र जी की बात है, जनता की सरकार है, मतलब जनता ने भाजपा को चुना है हर बार की तरह। देखिए इस बात से साफ हो जा रहा है कि इस टाइम जनता जो है और किसी पार्टी को नहीं चाह रही है। प्रदीप जी, आपके पे आना चाहूंगा। सरकार का इरादा ही नहीं है रोजगार देना या भर्ती सही रूप से करवाना। इनकी परीक्षाएं नहीं हो पाती हैं, उससे पहले पर्चे लीक हो जाते हैं। और इसमें ही देखिए सबसे ज्यादा सालभर पकड़े गए हुए हैं, और ये ज्यादातर सब संस्थाएं बेच रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो इनका रोजगार देने का मुझे नहीं लग रहा है कोई भी इनका इरादा है। और बात की जाए बेरोजगारी की, अभी फर्रुखाबाद में, फतेहगढ़ में अग्निवीर भर्ती हुई थी, जिसमें 6 जिलों के लगभग 13 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए, जिन्होंने उसमें पास करने का प्रयास किया। अब आप ही बताइए ये कितने लोगों को उसमें सिलेक्ट करेंगे? आपकी नजर में अग्निवीर जो भर्ती हो रही है वो किस हद तक कारगर रहेगी? जी जी जी, क्या वो गलत है सरकार की जो योजना है? मतलब ये अग्निवीर योजना जो है वो सरकार की उचित नहीं है, आपको क्या लगता है? पहले तो उन्होंने एक तरह से उसे खत्म करके 4 साल की कर दी है, और फिर 4 साल करने के बाद भी उसे भी पूर्ण रूप से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं। और आज बेरोजगारी का आलम ये है कि पूरे दुनिया में भारत सबसे निचले पायदान पर आ रहा है। नहीं, इस बात से आपकी सहमत नहीं रहूंगा मैं। अपने देश के लिए ये बात तो नहीं, निचले पायदान पे नहीं, भारत आज विश्व गुरु की तरफ बढ़ने के लिए बढ़ रहा है लगातार। इस बात से मैं आपकी सहमत नहीं रहूंगा प्रदीप जी, इस बात से आपकी सहमत नहीं रहूंगा। मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन अपने देश का पक्ष लूंगा। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का जो रहा है जी, जहाँ कोयले के अभाव में जहाँ ट्रेनें खड़ी रहती हुई, स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है। और आप कैसे कह रहे हैं कि ये विश्व गुरु बनने जा रहा है? नहीं, बहुत तरह के बदलाव भी हुए हैं। इस पे मैं नीलकंठ जी का पक्ष जानना चाहूंगा। नीलकंठ जी, आप जरा बताइए कि मतलब आप कहिए, जो प्रदीप जी ने आरोप लगाया है इस बात पे कि निचले पायदान पे जा रहा है हमारा भारत। नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहा है निचले पायदान पे। हर तरह से शिक्षा में भी सुधार है, रोजगार के स्तरों में भी सुधार है, लेकिन वो अलग बात है कि हमारी आबादी ही इतनी ज्यादा है कि हम उन सबको रोजगार नहीं दे सकते जो सबके सब चाह रहे हैं। और दूसरा, जनता
जो युवा है आजकल और उनके माता पिता, गार्जियन यानी जनता, ओवरऑल एक शब्द कह सकते हैं, वो सबका सब ये चाहते हैं कि रोजगार मिले तो सरकारी मिले। अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो उसको रोजगार नहीं मानते। अभी जिस अग्निवीर की बात हो रही थी, ये इसी का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि रोजगार है लेकिन उसको रोजगार नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्थायी नौकरी नहीं है सरकारी। तो ये जो मानसिकता बन गई है जनता की, युवाओं की, कि रोजगार चाहिए स्थायी, सरकारी बैठकर खाने वाला रोजगार चाहिए, वो नहीं। ये स्वभाव बदलना पड़ेगा लोगों को कि अपने रोजगार के लिए खुद प्रयास करना पड़ेगा। सरकार की जिम्मेदारी है रोजगार उपलब्ध कराना, ये बात नहीं, रोजगार को रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकती है, ना कि बैठाकर खिलाने के लिए एक सरकारी व्यवस्था दे। कब तक दे? आबादी इतनी ज्यादा हो गई है तो वो रोजगार पैदा करने की बात कर सकती है, ना कि सरकारी रोजगार पैदा करने की। मैं अभी शैलेंद्र जी पे आना चाहूंगा। एक बात, सरकार ने जो मुद्रा लोन और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस तरह की कई योजनाओं को चलाया, उस पर लोग और जनता क्यों नहीं फोकस कर रही है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिर से रिपीट करिए। जो सरकार द्वारा मुद्रा लोन और तरह तरह की इस तरह की योजनाएं चलाई गई और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने योजनाएं चलाई, युवा और जनता इस पर क्यों फोकस नहीं कर पा रही है? आपकी क्या राय है शैलेंद्र जी? देखिए, युवा, आपके बाद मैं राघवेंद्र जी पर आऊंगा। युवा और जनता दोनों लोग उस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन 10,000 रुपए में कोई भी काम नहीं चलता है और इससे ऊपर का लोन बैंक दे नहीं रही है। और उससे ऊपर का लोन देने के लिए वो इतनी गारंटी मांग लेती है कि कारोबार क्या करेगा। पहली चीज। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये देश का सबसे थर्ड ग्रेड प्लान है जो कि पूरी तरह से फेल है। और ये 100% नहीं, 101% एनपीए होगा। सब 101% एनपीए होगा। एक बात। दूसरी बात, वन प्रोडक्ट, कौन सा वन प्रोडक्ट है? लखनऊ के किस प्रोडक्ट पे क्या काम हो रहा है बताइए आप? कहाँ कौन सुनवाई हो रही है? ये तो जिले के स्तर पे लोगों को करना पड़ेगा ना। जैसे बरेली, क्या कहते हैं, बरेली में बहुत सारी चीजें मशहूर है, हमारे लखनऊ की रेवड़ी मशहूर है, आगरा का पेठा, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आता है। इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी बढ़ावा दिया जा सकता है। देखिए अवनीश भाई, लखनऊ की रेवड़ी आदमी का दांत तोड़ दे रही इस समय। तो मालूम है क्यों? जी। मसला ये है कि हम लोन लेने के लिए जा रहे हैं, मैक्सिमम लोन हमको, मिनिमम लोन हमको 5-10 लाख रुपए चाहिए। और जैसे ही हम लोन लेने की बात करते हैं, बैंक मैनेजर हमको जिज्ञासा करता है तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा क्या है। मेरे पास हो गई तो हम रेवड़ी क्या बेचेंगे? हम सीधे लखनऊ नहीं बेचेंगे। राघवेंद्र जी, आपकी इस पे क्या राय है? शैलेंद्र जी की इस बात पे आपकी क्या राय है? शैलेंद्र जी अपनी जगह सही है, क्योंकि जो ये सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो इतनी पेचीदा हैं कि पता ही नहीं चलता कि हम मकड़ी के जाले, ये जो मकड़ी का जाला बना हुआ है, इसमें हम कब उलझ गए। हालांकि वो अपनी पार्टी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो बात कहते हैं, वो ठीक है। हम लोग जो बेसिकली बात कर रहे हैं वो रोजगार और इस समय जो परीक्षाएं चल रही हैं उनकी बात कर रहे हैं। रोजगार, जो नीलकंठ जी ने कहा कि रोजगार के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ सरकारों पर आश्रित नहीं होगा, इस बात से भी हम पूरी तरीके से सहमत हैं। लेकिन अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि अगर सब हम ही करेंगे तो ये सरकारें क्या करेंगी? तो हम सब हम रोजगार बना लेंगे, हम रोजगार दूसरों को दे भी देंगे, लेकिन हम दूसरों को रोजगार दे रहे हैं, हम अपने लिए रोजगार जुटा रहे हैं, लेकिन आपको हम ये फिर भारी भरकम टैक्स किस लिए दें? सड़क पे चलेंगे, गड्ढे मिलेंगे तो स्वाभाविक भाई हमारी चोट लगेगी और हम जो मेडिकल का खर्च है वो भी हम उठाएंगे। हमारी जेब आपको काटनी है। आप एक तरह से आप सरकारी डकैती डाल रहे हैं। आप सरकारी डकैती डालेंगे और हम आपके लिए अपना दरवाजा खुला छोड़ देंगे, आइए भैया हमारे यहाँ डकैती डाल लीजिए, हम बैठे हैं। ये कब तक चलेगा? या तो आप जिम्मेदारी लीजिए और या तो आप जिम्मेदारी छोड़िए। आपके सामने ये तीसरा विकल्प नहीं है कि आप जो आपको मीठा लगे आप खा जाइए, जो कड़वा लगे उससे थूक दीजिए। ये सिस्टम में चलने वाला नहीं। हम एक समाज सेवी के तौर पे जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो ठीक है, जैसे हम भाजपा की बात करते हैं, हालांकि पार्टी की बात करने का कोई औचित्य है नहीं इस विषय में, लेकिन फिर भी सरकार है केंद्र में भी, राज्य में भी, तो जब हम भाजपा की बात करते हैं, ठीक है, आपने जो बुनियादी नस थी समाज की उसे पकड़ लिया है, आप एक तरीके से उनके दिलों पे राज कर रहे हैं, लेकिन ये जो युवा शक्ति है वो आपसे दूर जा रही है।
आपसे छिटक रही है। इसका सीधा सा कारण है कि आप उसकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं। आपने 37 लाख बच्चों को इस परीक्षा में झोंक दिया। इसके बाद में उन 37 लाख में क्या 70,000 भी नौकरी पाएंगे, इसमें प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इस ऐसी परीक्षा का क्या औचित है जिसमें आप उसमें 1% के आसपास के आकर के रोजगार में ठहर जाते हैं। आपके पास रोजगार नहीं है, आप कहते हैं कि इस देश में संभावनाएं हैं, हम डेयरी उद्योग में यानी श्वेत क्रांति एक बार फिर से लाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले आपने भी देखा होगा कि सरकार श्वेत क्रांति की बात करने लगी है। आप श्वेत क्रांति की बात कर रहे हैं। श्वेत क्रांति का मतलब है कि हमारे यहाँ फिर से दूध की नदियां बहने लगेंगी। ठीक है, दूध की नदियां बहाइए, हमें भी नहाने को मौका मिलेगा। नहाने का मौका मिलने का तात्पर्य सीधा सा ये है कि रोजगार के अवसर सृजित होंगे, लेकिन रोजगार के अवसर सृजित कौन करेगा? ये कामधेनु डेयरी बना के आप 50 लाख रुपए दे दिया या 1 करोड़ रुपए दे दिया और उसको लेकर के जिसको भी मिला उसने जाकर के और प्लॉटिंग में पैसा लगा दिया। आपने स्थलीय जांच कितनी करो? सरकार कोई भी हो, उसकी मंशा सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम कैसे टिके रहें, हम कहां से कितनी राघवेंद्र जी, ये तो हो जाए और ये तो नहीं राघवेंद्र जी ये तो सारी बातें जी राघवेंद्र जी, ये बातें तो सारी आरोपों की जी। आरोप नहीं है, ये बात आरोप की नहीं है। आप अगर मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मुझे कुछ लीव करना है। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं, देखिए समय का भी थोड़ा अभाव है। मैं ये तो चलिए आरोपों की बात हो गई। इस समय हमें मूलभूत समस्या जो बेरोजगारी है उसको खत्म कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जनसंख्या की अगर दर देखी जाए तो बहुत ज्यादा है और जनसंख्या जब इतनी हो जाती है तो हर किसी को रोजगार तो मिल पाना संभव नहीं है। क्योंकि जनसंख्या की बात जब करते हैं तो अगर हम कहेंगे 1 अरब, तो 1 अरब में सभी के सभी युवा नहीं होते हैं, उसमें करोड़ों की संख्या में युवा होते हैं, बाकी बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं भी होते हैं। पहली चीज तो हमें इसका निष्कर्ष हमारा क्या निकलेगा कि नीलकंठ जी, सबसे पहले आप पे आना चाहूंगा, उसके बाद मैं सभी के ऊपर उसके बाद प्रदीप जी, राघवेंद्र जी, सभी पे आऊंगा कि ये जो बेरोजगारी इसको खत्म कैसे किया जा सकता है और इसकी मूलभूत समस्या बेरोजगारी क्यों है। पूरे देश की बात करेंगे हम, तो इस पे बेरोजगारी क्यों है, उसको खत्म कैसे किया। नीलकंठ जी, 1 मिनट का समय आपको मैं देना चाहूंगा, आप इस पे अपनी राय रखिए कि ये बेरोजगारी खत्म कैसे हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बेरोजगारी ये जनसंख्या से सीधा जनसंख्या और संसाधन, इन 2 चीजों से जुड़ी हुई चीज है जी। रोजगार हमेशा जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेंगे, संसाधन कम होते जाएंगे, रोजगार के अवसर भी वैसे वैसे कम होते जाएंगे। तो अगर हमें बेरोजगारी को खत्म करने की बात करनी है तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण की हमें बात करनी होगी। उसके लिए पहले भी कई कानून बनाए हैं इस भारत देश की सरकारों ने और अन्य देशों की सरकारों ने भी बनाए हैं। तो इस पर हमें सख्ती से विचार करके लागू करना पड़ेगा कि हमें कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण करना हो, क्योंकि संसाधन लिमिटेड है। उन लिमिटेड संसाधनों में हमें रोजगार उपलब्ध कराने होंगे। और दूसरा, जनमानस को भी अपने इस मानसिक स्वभाव को बदलना पड़ेगा कि वो सरकारी नौकरी का जो लालच है, बैठकर खाने का जो लालच है, इसको त्याग दें और रोजगार है। अपने घर से बाहर निकलिए, तुरंत सब्जी का ठेला मिलता है, और आगे बढ़िए तो कोई ना कोई दुकान मिलती है, उसमें कोई मुनीम मिलता है, उसमें कोई काउंटर पे बॉय खड़ा हुआ होता है, कोई सेल्समैन खड़ा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी ठेला लगाइए, आप भी वो करिए। मतलब ये है कि रोजगार की इतनी वैरायटी, ये समाज जो है ये भोगवाद की दुनिया में जी रहा है। आकर्षण जो विज्ञापनों के माध्यम से आकर्षण रहता है, जैसे हम एक मेले में जाते हैं तो तरह तरह के ठेले लगे रहते हैं, वहां बहुत तरह की चीजें रहती हैं, तो लोग उस पर तरह तरह, वैसे सरकार फ्री के वादे करती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो जी अभी मैं आपके पास आपके पास आ रहा हूं। मैं अभी मैं सबसे पहले मैं ये चीज मैं ये कह रहा हूं कि जो सरकार तो चलिए लापरवाही करती है, इसके बाद मैं प्रदीप जी की राय मैं 1 मिनट में जानना चाहूंगा पहले, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। प्रदीप जी, आपकी क्या राय है कि बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जा सकता है और सरकार जो फ्री के वादे करती है इसको किस हद तक सही मानते हैं आप? देखिए, सरकार की तो जिम्मेदारी है ही रोजगार देना, और सबसे ज्यादा मेरा मानना है मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें लगा के भारतवर्ष में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, इससे बेरोजगारी कम हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ के तो प्रधानमंत्री जी ही पकौड़ा तलने का रोजगार मानते हैं, तो ये कैसे संभव हो सकता है।
बनना तो विश्व गुरु चाह रहे हैं। करना चाहूंगा प्रदीप जी, अभी मैंने बोला कि पकौड़े का एग्जाम्पल, मतलब पकौड़ा सबको तलने के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा है, वो एग्जाम्पल है कि हमारे पास इतनी वैरायटी के रोजगार हैं, स्वरोजगार के अवसर हैं। शैलेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बोलिए शैलेंद्र जी। कोई अपनी तरफ से नहीं हम कह रहे हैं, उन्हें मत घेरिए। उन्होंने पहले कहा कि ये बात सच है कि मैंने पकौड़े का नाम लिया, तो पकौड़ा एक पकौड़ा भी एक रोजगार है, उन्होंने ऐसा कहा जी। लेकिन सही बात है, मैं रोजगार है और वो अपनी डिग्री के नाम से नहीं वन बाई वन समय का थोड़ा अभाव है। प्रदीप भाई एक मिनट बोल लेने दीजिए। आप ये समझिए कि सरकार की हर बात से हम सहमत हैं, तो सरकार भी तो अपने द्वारा कही गई बात से सहमत हो। सरकार ने कहा कि डॉलर जो है वो तब गिरता है जब प्रधानमंत्री की साख गिरती है, देश की साख गिरती है, तो डॉलर की स्थिति नहीं गिर रही है, रुपए की स्थिति गिर रही है, तो हम क्या माने इसको। एक बात, दूसरी बात नहीं, वित्त इस बात पे मैं कहना चाहूंगा शैलेंद्र जी, अभी वित्त मंत्री जो है निर्मला जी, उन्होंने ये बात कही कि हम इसको इस तरीके से ना देखें कि रुपए गिर रहा है, इस तरीके से देखें कि डॉलर बढ़ रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें मैं क्या कहूंगा, वो जेएनयू की पढ़ी हुई है और इस समय इत्तेफाक से वो उनको होना चाहिए था दूसरी जगह पे, वामपंथियों में वो चली गई है भाजपा में, तो इसलिए वो सही है। अगर वो वामपंथियों में होती, कॉमरेड अपनी होती, तो नाकामी छुपाने के लिए कोई न कोई अपना उदाहरण देंगे, अपनी नाकामी छुपा रही है सरकार। जैसे शहर में, प्रदीप भाई एक मिनट, जैसे शहर में डेंगू बढ़ रहा है, तो इसको हम डेंगू ना कहें, इसको हम ये कहें कि लोग अनाप शनाप जो है चीजें कर रहे हैं, गंदगी फैल रही है, इसलिए बुखार डेंगू बढ़ रहा है। अब हम इसमें ये ना कहें कि डेंगू डॉक्टर कुछ कर नहीं पा रहे हैं या स्वास्थ्य विभाग गड़बड़ कर रहा है, इसमें हम ये ना कहें, इसमें हम ये कहें कि हमारी गलती से डेंगू बढ़ रहा है ना। जी लेकिन अभी हम लोग बेरोजगारी और रोजगार के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो बेरोजगारी कैसे खत्म की जा सकती है? देखिए रोजगार बड़ी बढ़िया चीज है, और अभी हमारे नीलकंठ भाई अपने बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने बढ़िया बात कही कि तमाम तरह के जो है मौके हैं वो भी रोजगार है, तमाम तरह की दुकानें हैं, बिल्कुल सही बात है, एकदम सत्य है कि दुकान लगाना भी एक रोजगार है, लेकिन रोजगार जो है वो व्यवसाय है, और नौकरी जो है वो नौकरी है, प्राइवेट नौकरी में मोनोपोली हो गई है। रोजगार ऐसा हो गया है कि नमक रोटी खाने के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। मतलब कुल मिलाकर के अगर हम पकौड़ा भी तलना चाहते हैं तो कड़वा तेल 240 रुपए किलो हो गया है। हम जब खरीदने जाएंगे उसको बेचेंगे पकौड़े को, तो हमारा पकौड़ा महंगा होगा, और जो बड़ा बिजनेसमैन है उसका पकौड़ा सस्ता होगा, तो क्योंकि उसकी मोनोपोली है, उसको तेल भी सस्ता मिल रहा होगा। तो जो ठेले पे खड़ा पकौड़े वाला है उसका तो बिकेगा नहीं, तो उसको तो घर ले आना पड़ेगा। नहीं शैलेंद्र भाई मैं कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी को खत्म कैसे किया जाए, मैं इस विषय पे ये चर्चा हो रही, रोजगार के अवसर तो है ही है, बेरोजगारी को खत्म कैसे किया जाए, इस पर आपकी क्या राय है? समय का अभाव है, 1 मिनट में जरा जवाब दीजिएगा। बेरोजगार को खत्म कर दो, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, और वो मोदी जी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेरोजगार खत्म, मतलब कैसे खत्म कर रहे हैं वो बेरोजगारों को? है अब भाई, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई जो है अपना घर बैठ कर जो है व्यवस्था कर ले रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है। इस तरह आत्महत्या की समस्याएं तो आजकल की शिक्षा और बहुत सारी चीजें, समाज में जो प्रेशर दबाव रहता है उसकी वजह से बच्चों के अंदर मेंटल प्रेशर बढ़ता है, जिससे वो आत्महत्या जैसे कदम को करते हैं। और लेकिन मैं सभी युवाओं से अनुरोध करना चाहूँ, जाहिर सी बात है जब मानसिक तनाव बढ़ेगा, तो मानसिक तनाव जब इस स्तर पे आता है, क्योंकि आत्महत्या की एक स्थिति ऐसी स्थिति होती है कि वो किस मानसिक तनाव से व्यक्ति गुजर रहा होता है, इसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। मैं आपके बाद राघवेंद्र जी पे आना चाहूंगा, समय का थोड़ा, शैलेंद्र भाई समय का थोड़ा अभाव है। 1% आबादी आत्महत्या करने पर मजबूर है। हम विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं, हम विश्व गुरु हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमने लोगों को सिखाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर समस्या ये है कि गुरु है क्या और चेला चीनी होता जा रहा है, तमाम देश अगल बगल के बढ़ते चले जा रहे हैं। हम टीवी से बाहर कब निकलेंगे, हम जमीन पे कब आएंगे, हम जमीनी और जो जरूरत की चीजें हैं उन्हें कब समझेंगे। कुल मिलाकर के हवाबाजी से काम नहीं बनेगा, ग्राउंड पे काम करना होगा। जैसा नीलकंठ जी ने कहा कि मैं तमाम व्यवस्थाओं में देखता हूँ, रहता हूँ, तो वो समझते हैं, उनको हर चीज पता है कि मैं आपके बाद राघवेंद्र जी पे आना चाहूंगा। राघवेंद्र जी मैं पूछना चाहूंगा कि नीचे जो भी व्यक्ति करता है उसे पूरी जानकारी होती है कि यहाँ पर ये तो नीलकंठ जी को भी पता है, ऐसा नहीं है,
लेकिन चूंकि नीलकंठ जी एक व्यवस्था में शामिल है, और जो आदमी जैसे अब मैं आपके साथ शामिल हूँ, तो मैं आपका विरोध नहीं कर सकता। ये मानवीय संवेदना भी होती है, मानवीय दृष्टिकोण भी होता है, ये तमाम सारी चीजें हैं। तो मेरा मतलब नहीं कहता कि इन सब चीजों को देख करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसी तरह से और तेजी से काम करे, ताकि लोग और परेशान होते जाएं। तब लोग जब जनता सड़क पर उतर कर आएगी, जब इनको घसीट के चौराहे पर लाएगी, तब ये मानेंगे कि जनता खिलाफ है। वरना ये कहते हैं महंगाई है नहीं, महंगाई कहाँ है, महंगाई। राघवेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये मुद्दे तो चले जा रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी को खत्म कैसे किया जाए, आपकी क्या राय है इस पर? क्योंकि समय का अभाव है, 1 से 1.5 मिनट में आप हमें जवाब दीजिए प्लीज। बहुत ही जल्दी, सिर्फ 2 लाइनों में। देखिए, सरकार ने लोकल और ग्लोबल और ओडीओपी की बात की, आपने कहा ओडीओपी। देखिए, चाहे हम लोकल और ग्लोबल की बात करें या ओडीओपी की बात करें, या इसी तरीके से जो सरकार स्टार्टअप्स के बारे में बात कर रही है, ये सारी चीजें क्या है, ये बड़े लोगों के लिए हैं, जो लोग बाहर से पढ़ के आ रहे हैं या इनोवेटिव माइंड के लोग हैं। लेकिन भारत में ऐसे लोग कितने हैं जो इनोवेटिव माइंड के हों? वो तो खैर इनोवेशन करेंगे, स्टार्टअप डालेंगे, और स्टार्टअप के लिए भी आपको तो पता ही होगा, एक बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। स्टार्टअप बच्चों का खेल नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि वो स्थानीय स्तर पे रोजगार सृजन के लिए सबसे ज्यादा संभावना आज भी भारत में कृषि क्षेत्र में है, जिसके साथ में बागवानी और पशुपालन जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है, पशुपालन का अर्थ ये है कि आपको वहां पे श्रमिक के तौर पे काम करना है। ठीक है, 4 लोग अगर पशुपालन कर रहे हैं, तो उसके बाद में जो अगली चेन है वो भी तो उसके लिए उत्तरदायी है। कोई डिलीवरी कर रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई मैनेजमेंट कर रहा है। अब इसके लिए जो लोग हैं, जो वास्तविक लोग हैं, जो रोजगार चाहते हैं, आप उनकी एक टीम बनाइए। आपने हर जगह सेवा योजन कार्यालय में, आप जितने भी जनपद हैं, आप किसी भी जनपद में चले जाइए, वहां के सेवा योजन कार्यालय में ऐसे बेरोजगारों के पंजीकरण है। लेकिन उन पंजीकरण के सापेक्ष करते क्या है, मुंबई से कंपनी बुला ली, 4 लोगों को रिक्रूट किया, चली गई, लेकिन जो उसके साथ 4000 लोग आए थे वो वापस घर आ गए। तो आप देखिए, उन 4000 लोगों के पास में करने के लिए क्या है, आप उनकी जो ऊर्जा है उसको वहीं पे स्थानीय स्तर पे आप रोजगार का सृजन कीजिए। जरूरी नहीं आप सरकारी ही करिए, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। तो आपने 37 लाख बच्चों को परीक्षा में झोंक दिया, उससे जो आ रहा है आपको लगा दीजिए एक जिले में। देखिए, ये जो 37 लाख बच्चों ने जितना पैसा दिया है, उससे एक जनपद में जो मूलभूत जिनको जरूरत है उस समय रोजगार की, उनकी रोजगार की जरूरत पूरी हो सकती है। लेकिन क्या है कि चाहे वो सरकार हो, ये सरकार हो या पूर्ववर्ती सरकारें हो, या जो बड़े विभागीय लोग, प्रशासनिक लोग बैठे हुए हैं, उनके पास आम लोग के लिए सोचने का वक्त ही नहीं है। वो सोचना नहीं चाहते हैं। वो एक कहावत गांव में कही जाती है कि फरा फरा खाने की आदत है। जो फल गया है, जो ऊपर है, बस वही खा रहे हैं, बाकी इनको करने की जरूरत कुछ नहीं है। रोजगार के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं, सिर्फ सरकार को, प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। इसमें आम आदमी कुछ नहीं कर सकता है, वो ठेला लगा सकता है, पकौड़ा तल सकता है। इसमें सबसे मैं इस पूरे मामले पे ये जो डिबेट रही है, आप लखनऊ में देखिए, छोटा सा उदाहरण, लखनऊ में देखिए श्री कचौड़ी भंडार है। हमें नहीं लगता किसी उद्योगपति से कम है, अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी अच्छा है। अगर आपके पास टैलेंट है, आप लोगों को खिला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर कोई नहीं कर सकता है। जो नहीं कर सकता है उसके लिए इन सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा, और रोजगार के अवसर तो सृजित करने ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप युवाओं को भटकने से बचाना चाहते हैं तो आप उनके लिए रोजगारों का सृजन कीजिए, सरकारी हो या दरबारी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी, नहीं, आपकी बात से सहमत हूं मैं। अब मैं बात से डिबेट को समाप्त करना चाहूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बेरोजगारी जो है उसको खत्म करने के लिए सबसे पहले हमें जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान देना पड़ेगा। सभी सरकारों को विशेषता ये बात ध्यान देनी पड़ेगी कि जो फ्री के वादे करके, लोक लुभावने वादे करके ये जनता को आलसी बनाती जा रही है, उसकी जगह उनको सशक्त बनाने के लिए तरह तरह के रास्ते निकालने पड़ेंगे। जैसे कौशल विकास योजना, ऐसी कई योजनाएं सरकार ने शुरू की, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी इन योजनाओं में
फेल होती नजर आ रही, क्योंकि इन सेंटरों पे ढंग से पढ़ाई नहीं होती है। जब इन सेंटरों पे मैंने निरीक्षण किया तो मैंने भी ये सब चीजें देखी थी। तो इस बात की सबसे बड़ी बात है, आज के युवाओं को भी ये बात मुख्य रूप से समझनी जरूरी है कि ये फ्री के वादों को छोड़े, सरकारी नौकरी को छोड़े, वो खुद को सशक्त बनाने के लिए आगे बढ़े। जी, हमसे कोई कुछ कहना चाह रहा था, समय का थोड़ा अभाव है, इस बात से मैं डिबेट ये खत्म करना चाह रहा था। फिलहाल आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं, प्लीज। मुझे लग रहा है जी जी सरकार की मंशा है कि न्याय पंचायत स्तर पर मंदिर बना दिए जाएं और वहां सब युवा पूजा करने लगे। यही रोजगार का सबसे बड़ा है, जो मेरा मानना है। ये भी नीलकंठ जी आपकी बात का खंडन कर रहे हैं। मंदिर बने हैं तो मंदिरों में भी पुजारी, पंडित, पूजा के स्थल, मिठाइयों की दुकानें, प्रसादों की दुकानें, फूल मालाओं की दुकानें, ये सब भी रोजगार के अवसर हैं। लेकिन ये केवल पूरे देश भर की आवश्यकताएं पूरी नहीं करेंगे, ये बात आपकी मैं मान सकता हूं, लेकिन केवल ये कि यही मंशा है, नहीं। सरकार कोई भी हो, सरकार का उद्देश्य यही रहेगा कि वो धीरे धीरे रोजगार के अवसर पैदा करे, और अगर नहीं कर पा रही तो निश्चित रूप से वो सरकार नाकाम मानी जाएगी। वो ना तो रोजगार गंभीरता से सरकार को गंभीरता से इस विषय पर चिंतन करना चाहिए। सरकार ना तो रोजगार देना चाहती है और सोच रही है युवा ना पढ़ेगा तो सवाल करेगा, मुझे रोजगार चाहिए। अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़कर उनके साथ उनकी सरकार बार बार बनाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। नहीं, विषय देखिए रोजगार का रहा है, इसको धर्म से मैं बार बार नहीं जोड़ूंगा। मैं कहना चाहूंगा, इसी से मैं अपनी डिबेट ये समाप्त करना चाहता हूं। अगली जो हमारी डिबेट होगी वो शिक्षा के विषय पर होगी कि हमारे यहाँ का देश का शिक्षा का क्या स्तर चल रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं अवनीश मिश्रा आप सभी से दोबारा जल्द ही रूबरू होऊंगा। नमस्कार सभी को। जी नहीं, नमस्कार।